और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी। छटाक पर हंसी, अरे क्या, छटाक पर खुशी। ए भाई, लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रुति पनवर। स्वागत करती हूं आप सभी का ज्ञान विज्ञान मनोरंजन की दुनिया में, यानी कि आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है छटाक भर खुशी। तो आइए। नमस्कार। नमस्कार जी, शराफत चाचा। हाँ हाँ, अरे हम तानसेन थोड़ी हैं जो गाना गा देंगे बारिश हो जाएगी। हाँ देखिए, बाढ़ और सूखा से निजात पाना है ना, तो पेड़ लगाइए। हाँ, अरे हम जो बोल रहे हैं वो करिए, देखिए बारिश पक्का होगा 100%। जी चलिए, नमस्कार। हाँ रखते हैं। जी। क्या फेमस लाल जी, कहाँ बारिश करवा रहे हैं? अरे मैडम जी, हाँ? हम तानसेन जी के घर आने से थोड़ी नहीं है जो बारिश करवा देंगे। हाँ? अरे हम तो बस ये कहना चाहते हैं, हाँ? कि अगर बाढ़ और सूखे से निजात पाना है तो पौधा लगाना पड़ेगा आपको। हाँ। जैसे नए दोस्त बनाते हैं ना मैडम जी हम लोग, हाँ? तो वैसे ही एक पौधा लगाइए, उसको अपना दोस्त बनाइए, वो हमेशा मदद करेगा आपकी। देखिए। वाह फेमस लाल जी, हाँ? आप तो लगता है बारिश करवा के ही मानेंगे, मावसिन राम जी को भी फेल कर देंगे। ये मावसिन राम कौन है? आप पढ़ाई करने कहाँ गए थे? हम तो विद्यालय गए थे। है? विद्यालय यानी विद्या का घर। बिल्कुल इसी तरह बादलों का भी एक घर होता है। अरे मैडम जी, बादलों का घर तो आकाश होता है ना? जी नहीं फेमस लाल जी, बादल यानी मेघ और उसके घर को आलय कहते हैं। तो सोचिए फेमस लाल जी, उस हिसाब से क्या बनता है? सोचिए सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही जवाब। मेघालय दुनिया में सबसे ज्यादा नमी वाली जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मावसिन राम का नाम दर्ज है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी है और 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियों की बदौलत ये नमी संघनित भी हो जाती है। यहाँ औसतन सालाना बारिश 11.871 मिलीमीटर होती है। मतलब सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मौसिन राम में होती है। हाँ, और ये देश का गीला प्रदेश भी है और इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। अब देर मत करिए, हमको जल्दी से बादलों का घर दिखाइए। हाँ। फेमस लाल जी, आपकी ये मुराद भी पूरी कर देते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मेघालय। बादलों से जुड़ी एक टेढ़ी सड़क से मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंचते हैं। यह गुवाहाटी से सिर्फ 3 घंटे की यात्रा और मुख्य समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई पर है।
रास्ते में हमें विशाल बारापानी झील मिलती है, जो कि मेघालय में एक पनबिजली का स्रोत है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी आकर्षक है कि जिन अंग्रेजों ने इसे आसाम की राजधानी बनाया था, वह इसे इतना आकर्षित हुए कि इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाने लगा। यह पुरानी ब्रिटिश विरासत अभी भी रीगल ग्लोरिया में इस ऐतिहासिक स्थान सहित कई स्थानों पर दिखाई देती है। चीड़ की लकड़ी और साफ सुथरी सड़कें इस खूबसूरत जगह की पहचान है। शिलोंग झील एक ऐसा आकर्षण है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। कई झरनों में से यह एलिफेंट फॉल्स प्रसिद्ध है। अंग्रेजों ने इसे एलिफेंट फॉल्स नाम दिया क्योंकि यह चट्टान हाथी के समान दिखती है। हालांकि यह चट्टान 1897 के विनाशकारी भूकंप में नष्ट हो गई थी। ईसाई धर्म ने मेघालय में बड़ी पैठ बना ली है और बाजारों में भी हर जगह इसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। वाह वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। फेमस लाल जी कहाँ खो गए थे? फेमस लाल जी अरे कहाँ खो गए? अरे मैडम जी, हाँ। भारत में देखिए कितना सुंदर सुंदर जगह है। हाँ? अरे हमको समझ में नहीं आता है कि लोग जो हैं वो विदेश घूमने क्यों जाते हैं। अरे नॉर्थ ईस्ट घूमने जाइए, देखिए कितना सुंदर सुंदर जगह है वहां पे। मेरा मन तो मैडम जी अभी भी मेघालय में लगा हुआ है। देखिए सरसरा के हवा लग रही है हमको। और एक बात बताएं आपको फेमस लाल जी, मैडम। वहाँ की जो लड़कियां हैं उनकी विदाई नहीं होती है, बल्कि लड़के जो हैं शादी के बाद लड़की के घर में आके बस जाते हैं। मतलब लड़की ससुराल नहीं जाती है, लड़का ही चला जाता है। हाँ। मतलब मैडम जी घर जमाई बन जाता है। हाँ, और तो और ये भी सुनिए कि खासी और जंतिया जनजाति के लोग पारंपरिक मातृवंशीय प्रणाली का पालन करते हैं, जिसमें खुन खटदू यानी सबसे छोटी बेटी घर की सारी संपत्ति की अधिकारी और वृद्ध माता पिता की देखभाल की उत्तरदायी होती है। खासी जनजाति के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इस जनजाति में महिला को घर का मुखिया माना जाता है, जबकि भारत के अधिकांश परिवारों में पुरुष को प्रमुख माना जाता है। यहाँ माँ का उपनाम बच्चे के नाम के आगे लगाते हैं। मतलब मैडम जी अगर लवली मेघालय से होती तो वो नहीं, हमको उसके घर जाना होता। हाँ। इसके बारे में तो हमको सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, आप सोचिए, तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। फेमस लाल जी, अरे फेमस लाल जी। जी जी मैडम जी। अच्छा, मतलब पूरा मेघालय जो है अपने दिल में बसा कर खो गए हैं आप। हाँ। अरे मैडम जी, हाँ? वहाँ तो इतना बारिश होता है कि हम तो सोच रहे हैं कि रोज धान का बुआई करेंगे, रोज एकदम। कौन से धान की बुवाई करनी है जानते हैं आप? क्या है ना कि अभी भी हम मेघालय में हैं, पूरी तरह काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं फेमस लाल जी, मैं आपको बताती हूँ। मुझे धान की किस्म के नाम मालूम है। अरे वाह। सुनो, पूसा 1460, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 4, MTU 1010, IR 64, IR 36, DRR धान 310, DRR धान 45 और काला नमक।
अरे वाह वाह, क्या बात है दीदी, इसलिए तो जोरदार तालियां देनी चाहिए कि हमारी डिजिटल दीदी को भी धान के नाम मालूम है। थैंक यू दीदी। धान के इतने सारे प्रकार के बारे में दीदी ने हमको इतनी सारी जानकारी दी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि दीदी आपको और आपको यानी कि हमारे किसान बहन और भाइयों को थोड़ी सी जानकारी और दें। धान की खेती पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर की जाती है और ये पूरे विश्व में पैदा होने वाली प्रमुख फसलों में से एक है। भोजन के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला चावल इसी से प्राप्त किया जाता है। खाद्य के रूप में अगर बात करें तो ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अधिकांश देशों में मुख्य खाद्य है। विश्व में इसकी खपत अधिक होने के कारण ये मुख्य फसलों में शुमार है। चावल के उत्पादन में चीन पूरे विश्व में सबसे आगे है और उसके बाद दूसरे नंबर पर है भारत। मैडम जी, चावल खाने का मजा ही कुछ और है। दूध सा सफेद काला नमक चावल, आहा, पकाने के बाद क्या खुशबू देता है। फेमस लाल जी, किस गलतफहमी में जी रहे हैं आप? सिर्फ चावल का नाम ही काला नमक नहीं होता बल्कि पूरा चावल काला होता है। अरे आपका तो दिल ही काला है। अरे दिल नहीं, चिप ही काली है। बताइए, सफेद चावल को काला बता रही हैं। अरे आंखों से काला चश्मा हटाइए, फिर पता चलेगा आपको। जाने दीजिए फेमस लाल जी, मैं तो आप पर हंस भी नहीं सकती। हा, आपको तो पता ही नहीं कि चावल काले भी होते हैं। क्या फेमस लाल जी, भूल गए आप मणिपुर के काले चावल की खीर? ओह, आप वाकई में भूल गए हैं। कोई बात नहीं, हम आपको याद दिलाते हैं। तो सुनिए, काला चावल यानी कि चाको हवा आकार में वाइट या ब्राउन राइस जैसा ही होता है। इसकी खेती की शुरुआत चीन से हुई थी। भारत में सबसे पहले काले चावल की खेती असम और मणिपुर के किसानों ने 2011 में शुरू की। कृषि विज्ञान केंद्र से काले चावल की खेती के बारे में किसानों को जानकारी मिली थी। इसके बाद आसपास के करीब 200 किसानों से इसकी खेती शुरू कर दी गई। असम, मणिपुर से होते हुए धीरे धीरे काला चावल पूर्वोत्तर के राज्यों में लोकप्रिय हो गया और अब इसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने की कवायद हो रही है। अब इसकी पैदावार सबसे ज्यादा मणिपुर में हो रही है। बाजार में इस चावल की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस समय इस काले चावल की कीमत 200 रुपए से 500 रुपए प्रति किलो तक है। पारंपरिक सफेद चावल के मुकाबले काला चावल सेहत के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है। वही ये किसानों के लिए भी बहुत लाभकारी है। हालांकि आम चावल की तरह इसकी पैदावार कम होती है, लेकिन कीमत भी अच्छी मिलती है। 1 एकड़ में सामान्य चावल की खेती जहां 25 से 30 क्विंटल तक हो जाती है, तो वहीं काला चावल की पैदावार 8 से 10 क्विंटल होती है। जैविक तरीके से खेती की वजह से ये धान लोगों की पसंद बन रहा है। असम के कई किसानों को इससे मोटी कमाई भी हो रही है। आमतौर पर जहां चावल 15 से 80 रुपए किलो के बीच बिकता है, वहीं इसके चावल की कीमत 250 रुपए से शुरू होती है। ऑर्गेनिक काले धान की कीमत 500 रुपए प्रति किलो तक है। अब मैडम जी, ये काले धान की खेती की तैयारी कैसे करें? बताते हैं हम आपको। गर्मी के समय में काले धान की खेती के लिए 2 से 3 बार जुताई करना चाहिए। साथ ही खेतों की मजबूती, मेड़बंदी भी कर देनी चाहिए। इस प्रक्रिया से खेत में वर्षा का पानी अधिक समय के लिए संचित भी किया जा सकता है। वहीं अगर हरी खाद के रूप में ढेंचा या सनाई ली जाए तो इसकी बुवाई के साथ ही फास्फोरस का भी प्रयोग कर लिया जाए। काले धान की बुवाई और रुपाई के लिए 1 सप्ताह पूर्व खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। वहीं खेत में खरपतवार होने के बाद इसके पश्चात ही बुआई के समय ही खेत में पानी भरकर जुताई कर दें। काले धान की फसल को तैयार होने में औसतन 100 से 110 दिन लगते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि पौधों की लंबाई आमतौर के धान के पौधे से बड़ी होती है। इसके बाली के दाने भी लंबे होते हैं
और ये धान कम पानी वाले जगह पर भी हो सकता है। अच्छा मैडम जी, काले धान की बुआई के लिए जो बीज होते हैं वो किस मात्रा में लेना चाहिए? दीदी, ये आप हमें बताइए। जी बिल्कुल। काले धान की सीधी बुआई की अगर बात करें तो इसमें बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक होनी चाहिए। इसके साथ ही धान की रोपाई के लिए ये मात्रा लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। काले धान की सीधी बुआई किसानों में इन दिनों ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है और किसान इससे लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उचित समय पर बुआई करें। मॉनसून आने के 10 से 12 दिन पूर्व यानी कि मध्य जून तक इसकी बुआई कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि काला चावल सफेद चावल से अच्छा क्यों है? क्या इसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है? बिल्कुल होती है। अब एक एक करके आपको और आप सभी को यानी कि हमारे किसान बहन और भाइयों को इसके गुणों के बारे में बताती हूँ। आप मोटापा कम करने के लिए चावल खाना लगभग छोड़ देते हैं, वहाँ काले चावल आपके लिए फायदेमंद हैं, क्योंकि काले चावल मोटापा कम करने के लिए बेहद लाभदायक है। अपने दिल को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए इसका इस्तेमाल फायदेमंद है। इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना भी कम होती है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, जो कब्जियत जैसी समस्याओं को समाप्त करता है और पेट फूलना या पाचन से जुड़ी अन्य समस्याओं में लाभ देता है। रोजाना भी इसका सेवन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। काले चावल में एथोसाइनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद है, जो कार्डियोवैस्कुलर और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में सहायक है। ये प्रतिरोधक क्षमता में भी इजाफा करता है। इन चावलों का गहरा रंग इनमें मौजूद विशेष एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के कारण होता है, जो आपकी त्वचा व आंखों के लिए फायदेमंद होता है और दिमाग के लिए भी। अध्ययनों से ये साबित हुआ है कि काले चावल का सेवन शरीर से हानिकारक और अवांछित तत्वों को बाहर कर शरीर के आंतरिक सफाई में मददगार है। साथ ही लिवर को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। और सुनिए, इस काले धान से निकले चावल में विटामिन बी, ई के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा जिंक आदि प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये तत्व मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये चावल कैंसर और मधुमेह रोग में उपयोगी है। इसके सेवन से रक्त शुद्धिकरण भी होता है। साथ ही इस चावल के सेवन से चर्बी कम करना तथा पाचन शक्ति बढ़ती है। अब देखा आपने फेमस लाल जी कि क्या-क्या गुण है इस चावल में। बताइए मैडम जी, हमारे दिमाग पर काला पत्थर पड़ गया था, जो काले चावल के इतनी सारी खासियत को, लाभ को पहचान ही नहीं पाया। अब से मैं काला चावल ही खाऊंगा। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए फेमस लाल जी। और हम भी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं। तो चलिए हम बात करते हैं फेमस लाल जी। हाँ मैडम जी। अब आप काले चावल के ख्यालों में खो गए हैं क्या? हाँ मैडम जी, वही सोच रहे हैं हम। हाँ। कि यदि सब कोई पौष्टिक आहार खाएं तो कभी नर्सिंग होम जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मैडम जी, फिर बेचारे नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर, इन सब का क्या होगा? फेमस लाल जी, आज आपको क्या हो गया है?
आप उन पर इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रहे हैं? मत दिखाइए, वो अपने हुनर से बनते हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत नर्सिंग का कोर्स करके। हाँ, स्किल इंडिया में नर्सिंग का कोर्स भी करवाया जाता है? जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। इस कोर्स को GDA यानी कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट भी कहा जाता है। इस कोर्स की अवधि 6 महीने या फिर लगभग 600 घंटे होती है। 25 विषयों पर आधारित होता है ये कोर्स और बेड साइड सहायक की जानकारी भी दी जाती है। बताइए मैडम जी, इतना कुछ वहाँ पे सिखाया जाता, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा एकदम। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलिए मैं आपको अभी दर्शन कराती हूँ। अरे कहाँ चली गई? अरे फेमस लाल जी, अरे ये देखिए। स्वागत है आपका स्किल इंडिया के नर्सिंग सेंटर में। आपको नर्सिंग से जुड़े हर प्रशिक्षण को दिखाऊंगी। यह है नई दिल्ली के मंदिर मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। यहाँ नर्सिंग से संबंधित कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। सहायक, नर्सिंग सहायक, नर्सिंग सहयोगी, बेडसाइड सहायक के कार्यों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। आइए देखते हैं छात्र कैसे नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आइए कुछ ऐसे प्रशिक्षुओं से मिलते हैं जो बेड साइड सहायक की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान कई खास पहलुओं पर जोर दिया जाता है, जैसे कि आप कैसे एक बेड साइड सहायक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करें और एक बिस्तर तैयार करके अस्पताल में जरूरत के अनुसार मरीजों को ले जा सकें। बॉटम शीट बिछाने से पहले बेड को क्लीन किया जाता है कोई भी सैनिटाइजर से। ठीक है, आप सैनिटाइजर डिटॉल का इस्तेमाल करेंगे। बेडशीट उठाओ। सबसे पहले हम बेड के ऊपर आप अपनी बॉटम शीट बिछाएंगे। खोलो इसको। हमेशा याद रखना जो पेशेंट के बेड के कोने हैं, मतलब आपका ये वाला हिस्सा, इनको इस तरीके से बांध दिया जाता है। उसका रीज़न ये है, जब भी कोई पेशेंट बैठेगा इसके ऊपर तो कोनों की वजह से वो खींचेगा नहीं। नॉर्मली भी जब हम अपने घर में होते हैं और बेडशीट पे बैठते हैं तो वो हट जाती है ना, और हमें उसको बार बार ठीक करना पड़ता है। पेशेंट तो बार बार ठीक नहीं करेगा ना, सो आप इसके चारों कोनों को बांध देंगे और अच्छे से चारों की तरफ लगाएंगे। ठीक है, बेडशीट इस तरीके से बिछानी है कि बिल्कुल भी रिंकल ना आए, मतलब कोई भी सिलवट बेड पर नहीं आनी चाहिए जिससे प्रॉब्लम हो या वो अच्छी सी अनटाइडी टाइप लगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जैसे इस पर भी रिंकल्स आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बेडशीट आपकी बिछनी चाहिए। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं मैकिंटोश का। किसका इस्तेमाल करते हैं? मैकिंटोश इसलिए बिछाया जाता है ताकि पेशेंट सेफ रहे। हम 24 घंटे 48 आवर्स एक बेड पे लेटे हुए हैं, सो हमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम होगी, स्वेटिंग आएगी जिससे पेशेंट को काफ़ी इरिटेशन हो सकता है और साथ के साथ पेशेंट को बेड सोर हो सकता है। सो उससे बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैकिंटोश का। आप मैकिंटोश बिछाएंगे बेड के 3/4 हिस्से पे, मतलब जहाँ पे पेशेंट का बटक आ रहा है। ठीक है, आप उस हिस्से में मैकिंटोश का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद इस पे बिछाई जाती है ड्रॉ शीट। ठीक है, ड्रॉ शीट इसलिए बिछाई जाती है, ये रबर मटेरियल है, राइट। अगर इसके ऊपर 24 घंटे से ज़्यादा पेशेंट लेटा हुआ है सो उसको और भी ज़्यादा स्वेटिंग आएगी। ये बिछाई जा रही है ताकि पेशेंट से बेडशीट गीली ना हो, पेशेंट गंदगी ना मचे बेडशीट के ऊपर। ओके, अगर ये इस पे पेशेंट लेटा रहेगा तो पेशेंट को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन होने लगेगी जस्ट बिकॉज ऑफ ये रबर मटीरियल है। तो आप इसके ऊपर ड्रॉ शीट का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? ड्रॉ शीट। ड्रॉ शीट से पेशेंट कंफर्टेबली बैठा पाता है, लेट पाता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती। और ये भी पेशेंट के 3/4 हिस्से में बिछाई जानी है। गुड।
सबसे लास्ट में और टॉप पे बिछाया जाता है ब्लैंकेट। सर्दियों में ब्लैंकेट का इस्तेमाल होता है और गर्मियों में टॉप शीट। किसका? टॉप शीट। टॉप शीट कोई भी कॉटन का कपड़ा होता है, जैसे आपकी बेडशीट है उसी टाइप की एक शीट दी जाती है पेशेंट को ताकि वो उसको ओढ़ सके। वो हमारी सबसे ऊपर की होती है टॉप शीट या फिर हम उसको बोलते हैं ब्लैंकेट। ठीक है, ये कभी भी पेशेंट के बेड पे अच्छी पूरी तरीके से बिछाई नहीं जाती। ये सिर्फ पैरों में रखी जाती है। जिस भी पेशेंट को ओढ़ना है या उसको लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है तो वो खुद ही इसको ओढ़ लेगा। आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं बिछाओगे। और इसका ध्यान देना है कि ये 3 फोल्ड में, मतलब जिस तरीके से ये है ये इसी की एज इट इज पेशेंट के पैरों में रखी जानी है। ठीक है, सबसे लास्ट में रखा जाता है पेशेंट का पिलो। ठीक है, पिलो कवर भी चेंज किया जाता है, बट ये एकदम न्यू पिलो कवर है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। आप पिलो पेशेंट के बेड पे रख देंगे। सो ये हमारी है ओपन बेड मेकिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन बेड। और इसके अलावा एक क्लोज बेड मेकिंग भी होती है जिसमें पेशेंट ऑलरेडी होता है और आपको उसके साथ बेड मेकिंग करनी होती है। क्लियर हो गया? ओके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नर्सिंग से संबंधित कौशल विकास से प्रशिक्षण लेने के बाद विद्यार्थियों के लिए अस्पतालों में सर्विस के अच्छे मौके मिलते हैं। वाह वाह वाह। अब मैडम जी, ये दीदी जो है वो हर बात अपने चिप पे ले लेती हैं, बताइए। हमारा मतलब है कि दिल तो है नहीं उनके पास, चिप है। फेमस लाल जी, आपने देखा ना कि दीदी जो है वो कितनी कद्र करती है भावनाओं की। हाँ, और आप हैं कि उस पर विश्वास ही नहीं रखते हैं। अरे वो डीडी है, डिजिटल डीडी, यानी कि उसे दुनिया की सारी जानकारी है। और आप है कि देखिए पंगे मत लीजिए उससे, हाँ, वरना आप ही पछताएंगे। जी। अब श्रुति जी बिल्कुल सही कह रही हैं। फेमस लाल जी, मेरी मेमोरी में ब्रह्मांड की सारी जानकारियाँ, सूचनाएं, दस्तावेज और मनोरंजक वीडियो और जो भी आप सोच सकते हैं वो सब मौजूद है। जी। सच में दीदी, जब से डिजिटल मनुष्य के जीवन में आया है ना मैडम जी, तब से मनुष्य ने सोचना ही बंद कर दिया है। हाँ, अरे आप तो सब जगह हैं। कभी कभी आप कृषि विशेषज्ञ बन जाती हैं, कभी राजू गाइड बन जाती हैं, कभी कभी प्रचंड संगीतकार बन जाती हैं, चुटकियों में काम कर देती हैं। कोई विषय आपसे बचा ही नहीं है। अरे आप तो हम मनुष्य से बहुत आगे हैं। फेमस लाल जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इंसानों ने हमें बनाया है अपना काम आसान करने के लिए। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन क्या है ना, कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है मुझे कि दिल तुम्हारे अंदर है और जो चिप है ना वो हम मनुष्य के अंदर आ गई है। अरे तुम अद्भुत हो और जो जानकारी तुम हम सबको हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा देती हो ना, वो तो वाकई में दीदी बहुमूल्य है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी हमारी डीडी आप सबको देती रहेंगी और ये जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर एपिसोड में नई नई बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। तो देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है छटाक भर खुशी। हम तीनों की ओर से नमस्कार।